हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए राउल्स का लॉ। राउल्स लॉ क्या है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पेपर के अंदर ये आता रहता है। तो इस नियम के द्वारा हम किसी विलयन के वाष्प दाब को उसके जो मोल भिन्न है ना, मोल भिन्न से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं। इनमें रिलेशन हम दिखा सकते हैं। वाष्प दाब और मोल भिन्न के अंदर रिलेशन अगर दिखाना है तो राउल का नियम आपको याद रखना चाहिए। चलो, किस तरह से ये नियम दिखा रहे हैं, देखो राउल ने क्या कहा था कि जो विलयन का जो वेपर प्रेशर बनता है ना विलयन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का, भाई विलयन बना हुआ होगा किसी भी ए या बी कंपोनेंट से, कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, आई कंपोनेंट हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल भिन्न के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स समानुपाती होता है, ये राउल ने कहा था। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसे गणित की भाषा में लिखना चाहें तो पी आई कोई कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में घुला हुआ है। आई क्या है बच्चों, एक कंपोनेंट है जो किस में घुला हुआ है, सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो उस आई कंपोनेंट की जो प्रेशर है वो उसी के जो एक्स आई है, यानी कि एक्स आई क्या है, मोल भिन्न, तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर वो उसके मोल भिन्न के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसे अगर बराबर का साइन लगाना चाहते हैं, समानुपात को हटाना चाहते हैं, तो गणित की भाषा में इसे कहते हैं पी आई। सॉल्यूशन में जो आई कंपोनेंट है उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है, पी आई नॉट इंटू एक्स आई के बराबर होता है। क्यों, ये पी आई नॉट क्या हो गया भैया, ये होता है, ये जो आई था ना, आई कंपोनेंट जब ये शुद्ध अवस्था में था ना उस वक्त का इसका क्या है, ये वेपर प्रेशर है। और जब अब इस सॉल्यूशन में घुल गया है तो इस वक्त का वेपर प्रेशर कौन सा है, ये वाला। और इसी वक्त का इसका जो है मोल भिन्न है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये हमने कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट इसलिए माना है कि शुद्ध अवस्था में तो उसका कांस्टेंट ही रहना, चेंज तो भाई सॉल्यूशन बनने के बाद आएगा ना। चलो ठीक है, पी आई यहाँ पर दिया हुआ है, आई अवयव का विलयन में वाष्प दाब, पी आई नॉट उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, एक्स आई क्या है, अवयव आई का क्या होता है, ये मोल भिन्न होता है। अगर हम बात करें तो राउल का नियम सही में यही है। अब सन 1887 में राउल ने इस नियम के लिए, इस विलयनों के लिए ये वाला नियम दिया था। ठीक है, ये बात वैसे ही लिखती मैंने, इतना कोई अगर नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस बताया है। अब इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो जिसका वाष्प कम बनता है उसके विलयन का वाष्प दाब पी सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब तो पी सॉल्यूशन मान लेते हैं हम, वो विलायक का जो मोल भिन्न है उसके मोल भिन्न के क्या हो गए बेटा, समानुपाती वो होता है। देखो वही वही वाली चीज़ जो हमने कहा कि कोई आई कंपोनेंट है ऊपर वाला, वही रिलेशन, बस इसमें सॉल्यूशन का दिखा रखा है। ये इस तरह से भी हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमने मान लो कि दो ही अंगी सॉल्यूशन है, ए और बी अवयव घुले हुए हैं। तो राउल के नियम से कंपोनेंट ए के लिए समीकरण जो एक है इसके अकॉर्डिंग देखो, कंपोनेंट ए के लिए विलयन में जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ए होगा। इसका वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स ए मोल भिन्न हो गया, पी ए नोट क्या हो गया आपका, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब कह रहे हैं, आंशिक इसलिए कह रहे हैं कि सॉल्यूशन मिला हुआ है। शुद्ध अवस्था का तो पता है कि भाई शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इतना होता है, लेकिन सॉल्यूशन में जब वो चीज़ घुल गई है तो अब तो आंशिक, यानी कि हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि भाई इतना वाष्प दाब है, अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसलिए इसे आंशिक वाष्प दाब हमने कह दिया कि आंशिक रूप से हम इसे मान रहे हैं कितना हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो पी बी बराबर कितना आ जाएगा वहाँ से। अब अगर हम यूँ कहें, डोल्टन का एक नियम था,
की जो सॉल्यूशन की टोटल प्रेशर होती है ना, वेपर प्रेशर, वो PA और PB के प्लस के बराबर होती है। मतलब इनका अगर जोड़ दें इन्हें हम, तो इतना प्रेशर आ जाता है। ठीक है बच्चों, इतना प्रेशर आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में PA और PB का मान कितना होता है। इस समीकरण में 1, 2 और 3 से वैल्यू पुट करने पर आपका ये समीकरण आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही वेरी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी मैंने बहुत ही सिंपल इसकी बनाई है। इस तरह से मैंने आपके नोट्स को डिज़ाइन किया है। ठीक है, इससे सरल और कुछ आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ों के बारे में बता देना। PB क्या है, PA क्या है, PA नोट क्या है, PB नोट क्या है, इन सब के बारे में आपको बता देना है। नोट्स को एक बार लिख लें कॉपी में, अपने नोट्स बनाते रहें बच्चों। बना के नोट्स को बार बार पढ़ें, लिख के देखें और आपके अच्छे नंबर आएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैंने एक एक चीज़ को इसमें इंक्लूड किया है और साथ में ये भी मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और क्या चीज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो उस हिसाब से आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। अब देखो इस सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं। जो PS है ना, ये PS आपका PS सॉल्यूशन, इसमें यहाँ पर ये देख लेना PS, इसकी वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो आगे चल के देखो, थोड़ा सा इसको PS कर लेना है ना, इसको PS, ये रह गया थोड़ा सा PS, P सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से मैं किसी भी XA की या XB की वैल्यू निकालूं, तो मैं यूँ कह सकती हूँ, देखो XA की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये B इधर चला जाएगा बेटा। अब ये इधर तो प्लस में था, इधर जाने पर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। उसकी जगह हमने XA की जगह हमने इस समीकरण, जो ऊपर वाला समीकरण था, उसमें इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, क्या रख दी, 1 माइनस XB रख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपका राउल का नियम कंप्लीट हो गया। इतना आप इससे लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो इक्वेशन 6 की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो आप इक्वेशन 5 तक राउल के नियम को फिनिश कर सकते हो। आपकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। राउल के नियम का जब ग्राफीय निरूपण हम करते हैं तो ग्राफ में क्या होता है कि एक तरफ तो हम शुद्ध एक कंपोनेंट का वाष्प दाब लेते हैं और दूसरे तरफ दूसरे कंपोनेंट का वाष्प दाब हम लेते हैं। तो इस तरह से इस वाले वाई एक्सिस पर तो देखो यहाँ ए की कंसंट्रेशन, देखो ये ग्राफ ए के लिए है, तो यहाँ पे उच्च है, तो XA बराबर मोल भिन्न इसका कितना हो गया, ज़्यादा, इधर घटता जा रहा है, तो XA बराबर इस कोने पर कितना है, 0 है। और यहाँ पर देखो बी ये वाली बी की लाइन है, बी की, तो ये वाली यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये B 1 है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हो गई। अब सॉल्यूशन का, ये तो सॉल्यूशन के लिए दिखा रही है लाइन, तो पूरा पक्का। ठीक है, ये पूरी A के लिए है और ये पूरी B के लिए है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब ये तो आदर्श विलयन के लिए इस तरह का तो ग्राफ आता है, किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। अगर अनादर्श विलयन हो, रियल विलयन हो या फिर वास्तविक विलयन हो, उसके लिए ग्राफ में ऊपर ऐसे इस लाइन बाउंड्री के ऊपर या नीचे इस तरह से आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की वहाँ पर बात करते हैं। इसका मतलब ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है कोई भी सॉल्यूशन या फिर धनात्मक विलयन दर्शा रहा है, तो उसको हम आगे पढ़ रहे हैं, अगली वाली वीडियो में हम उनको पढ़ने वाले हैं। आज तो बस हमने राउल का नियम पढ़ा है इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड जो आदर्श है उसका ग्राफ हमने देखा आदर्श के लिए। फिर इस आदर्श के आधार पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ लास्ट में, देखो कि राउल का नियम जो होता है बच्चों, वो आदर्श विलयनों पे लागू होता है, अनादर्श विलयनों से उससे विचलन दर्शाते हैं। ये विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ये विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो राउल के नियम के आधार पर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को परिभाषित कर सकते हैं, इन्हें समझा सकते हैं, इनके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि इसी का ही पार्ट होगा वो आदर्श और अनादर्श विलयन की डेफिनेशंस राउल के नियम के अकॉर्डिंग, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगली वीडियो में जो आप पढ़ने वाले हो वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होगा। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो थैंक यू सो मच।